दोस्तों बहुत दिनों के बाद क्लास 12 का वीडियो लेकर आ रहा हूँ। कुछ निजी कारणों से इतना बिजी था कि बीच में वीडियो डाल नहीं पाया और कल एग्जामिनेशन है क्लास 12 का बिजनेस स्टडी का और आज हम वीडियो लेकर आ रहे हैं। आज 3 सेट हम लोग लेकर जाएंगे और आज शाम में एक रैपिड रिवीजन क्लास चलेगा जिसमें तेज़ी से हम लोग सब्जेक्टिव क्लासेस लेंगे, जिसमें हर चैप्टर का बेसिक कंटेंट जो आपको पढ़ना है, जैसे हर चैप्टर में जो बेसिकली पढ़ना है उसको डिस्कस करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। तो इंतज़ार कीजिएगा, आज शाम में ज़रूर जाएगा और वो सब्जेक्टिव का जाएगा। अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव का सेट लेकर आ रहे हैं और जो सब्जेक्टिव का जाएगा चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 12 तक, मतलब एक चैप्टर से लेके 12 चैप्टर तक रैपिड रिवीजन, मतलब बेसिक रिवीजन, तुरंत क्विकली रिवीजन हम लोग करवा लेंगे। तो चैप्टर बाय चैप्टर हमारे पास डेटा आते चले जाएगा और हम लोग उसको डिस्कस करते चले जाएंगे। एक एक चैप्टर को पढ़ते चले जाएंगे तो उसका फ़ायदा मिलेगा। बाकी नोट्स आपके पास है, नोट से भी आप पढ़ सकते हैं। आपके पास वीडियो कंटेंट भी अवेलेबल था, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो और यहाँ से हम लोग ऑब्जेक्टिव दे देने। तो आज हम लोग ऑब्जेक्टिव का 2 सेट और सब्जेक्टिव का एक रैपिड सॉल्यूशन, बहुत तेज़ी से पूरा ओवरऑल सॉल्यूशन एक बार लेकर आएंगे। मैराथन क्लास होगा, लंबा चलेगा, लेकिन कोई इशू नहीं है। आप आराम से देखिएगा पूरे वीडियो को, तो पूरा बुक एक साथ रिवाइज हो जाएगा। तो चलिए आज हम लोग 2022 में जो मॉडल पेपर जारी किया गया था उसका सॉल्यूशन दे देते हैं। 2022 में मॉडल पेपर 3 सेट जारी किया गया था बिजनेस स्टडी का, तीनों का सॉल्यूशन आपके सामने आ जाएगा और 2023 का मॉडल सेट का सॉल्यूशन आ जाएगा। तो इनफ है आपके लिए, उससे ज़्यादा बाहर जाएगा नहीं। बिजनेस स्टडी में श्योर है मॉडल सेट से ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, बाहर जाने का चांस ही नहीं। ये सब क्वेश्चन बहुत ईजी है, बहुत सारे क्वेश्चन आप पढ़े हुए भी, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे हैं जो बिजनेस स्टडी आसान लगता है सबको, बाकी सब्जेक्ट टफ लगे, लेकिन बोलता है मैनेजमेंट क्या है, आर्ट है साइंस है बोथ है। तो बहुत याद रखिएगा, मैनेजमेंट क्या है, आर्ट भी है और साइंस भी है। मैनेजमेंट क्या है, आर्ट और साइंस दोनों है, इसलिए मैनेजमेंट को दोनों माना जाता है। दूसरा लिखा है कि किसी भी देश के विकास में सबसे अधिक आवश्यकता किस चीज़ की होती है। कोई भी देश अगर विकास करता है तो उसमें सबसे ज़्यादा आवश्यकता किस चीज़ की है विकास करने के लिए? भौतिक संसाधन की। मान लीजिए आपके पास फिजिकल रिसोर्सेज बहुत सारे हैं, सारा जैसे झारखंड में देखिए फिजिकल रिसोर्सेज की कमी थोड़ी है। उसके नीचे क्या लिखा है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज भी है, लेकिन एक अच्छा कुशल प्रबंध नहीं होने के कारण हमारा राज्य जो है विकसित नहीं हो पाया, हमारा राज्य डेवलप नहीं पाया। हमारे राज्य के पास सब कुछ है लेकिन कुशल प्रबंध नहीं है, एक एफिशिएंट मैनेजमेंट नहीं है, एक अच्छा मैनेजमेंट नहीं। बताइए सरकारी स्कूल में क्या नहीं, सब कुछ है। सरकारी स्कूल में अच्छे टीचर है, अच्छा बिल्डिंग है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छा एकेडमिक सिलेबस है, सब कुछ अच्छा है। फिर भी सिर्फ एक चीज़ नहीं है, वो है इफिशिएंट मैनेजमेंट। कोई व्यक्ति ऊपर देख रेख करने वाला नहीं है, तरीके से देख रेख करने वाला नहीं है, जिसके कारण पूरी व्यवस्था बर्बाद हो जाती है। तो इसलिए ये माना जाता है कि एक अच्छा मैनेजमेंट ही किसी देश को डेवलप कर सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि हेनरी फ्यूल कितने सिद्धांत दिए हुए। हेनरी फ्यूल का कितना सिद्धांत, सारे लोग जानते हैं फ्यूल के कितने सिद्धांत है, 14 सिद्धांत है। देखिए 14 सिद्धांत इसमें मिलेंगे। हेनरी फ्यूल 14 सिद्धांत दिए हुए। हेनरी फ्यूल कौन थे, फादर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट थे, याद रखिएगा, फादर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट थे हेनरी फ्यूल और उनका 14 सिद्धांत दिया हुआ है। उन्होंने कितने सिद्धांत दिए, 14 सिद्धांत दिए, 14 प्रिंसिपल उनका दिया हुआ है और इन्हें फादर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ लिखा भी है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ये फादर हेनरी फ्यूल है। बोलता है जॉर्ज आर टेरी के अनुसार प्रबंध के कितने काम हैं। जॉर्ज आर टेरी के अनुसार प्रबंध के कितने काम हैं, मैनेजमेंट के कितने काम हैं जॉर्ज आर टेरी के अनुसार। तो देखा जाए तो जॉर्ज आर टेरी के अनुसार मैनेजमेंट के 4 काम हैं, 4 काम जॉर्ज आर टेरी के अनुसार मैनेजमेंट का है। क्लियर। अब बोलता है नियोजन प्रबंध का कौन सा चरण है। अगला क्वेश्चन है कि प्लानिंग इज़ द स्टेप ऑफ मैनेजमेंट। सब लोग जानते हैं कि अगर हम मैनेजमेंट करते हैं तो इसका फंक्शन, मैनेजमेंट का फंक्शन बोलता है पोस्ट डीसी। पोस्ट डीसी का मतलब क्या होता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इसको पोस्ट डीसी बोलते हैं। तो नियोजन जो है मैनेजमेंट का फर्स्ट फंक्शन है और कंट्रोलिंग जो है लास्ट फंक्शन। याद रखिएगा, नियोजन फर्स्ट फंक्शन है, कंट्रोलिंग लास्ट फंक्शन है। तो फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट अगर बोल देता है कि ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है, सेकंड फंक्शन है, स्टाफिंग थर्ड फंक्शन है, डायरेक्टिंग फोर्थ फंक्शन है और फिफ्थ फंक्शन क्या है, कंट्रोलिंग। यानी फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट प्लानिंग एंड लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जो होता है कंट्रोलिंग होता है। भारत में प्रबंध क्या है, आवश्यक है, अनावश्यक है, विलासिता है या कोई नहीं। तो भारत में मैनेजमेंट क्या है, आवश्यक है। भारत जैसे डेवलपिंग कंट्री के लिए मैनेजमेंट जरूरी है। आगे चलते हम लोग, लिखा है वैज्ञानिक प्रबंध के जनक, साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर FW टेलर हैं। कहीं टेलर है, देखिए FW टेलर है साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर। यानी साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर का नाम क्या है, FW टेलर, ये फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है। आगे हम लोग बोलते हैं परंपरागत प्रबंध में श्रमिकों की मजदूरी दी जाती थी। पुराने ज़माने में जब जो मैनेजमेंट था, नहीं अभी भी पुराना मैनेजमेंट जहाँ है वहाँ लेबर को क्या दिया जाता है, अच्छा हाई सैलरी दिया जाता है, लो सैलरी दिया जाता है। तो जो पुराना मैनेजमेंट था उसमें लो सैलरी और साइंटिफिक मैनेजमेंट में हाई सैलरी।
साइंटिफिक मैनेजमेंट बोलता है सैलरी बढ़ा के दो, और पुराना मैनेजमेंट आज भी पुराने लोगों को किसी को भी बोलिएगा ना तो पैसा कम ही देगा, वो सोचेगा कि 200 रुपये का लेबर 150 रुपये में आ जाए। लेकिन जो आज का मैनेजमेंट बोलता है नहीं 200 का लेबर 225 में आए लेकिन काम अच्छा करे, तो इसलिए पुराना मैनेजमेंट में आज भी सैलरी कम मिलता है। आगे लिखता है स्टाफिंग किसके अंदर आता है, स्टाफिंग क्या है, पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शन और पर्सनल मैनेजमेंट, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो स्टाफिंग तो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट भी है, ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट है, और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो काम करना ही पड़ेगा। तो ऑल ऑफ दीज इसमें मारिए तो ठीक रहेगा ये। आगे बोलता है प्रबंध के सिद्धांत की रचना की जाती है। जितने भी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल बनते हैं कहाँ बनते हैं, लेबोरेटरी में। ये साइंस के प्रिंसिपल बनते हैं, लेबोरेटरी मैनेजमेंट का प्रिंसिपल नहीं बनता है, ठीक है। मैनेजमेंट का प्रिंसिपल एक्सपीरियंस बाय मैनेजमेंट, और ऑप्शन देख लेते हैं, ग्राहकों के नहीं, एक्सपीरियंस बाय मैनेजमेंट। जितने भी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल बनते हैं, बी नंबर इसका ऑप्शन सही होगा। मैनेजमेंट के जितने प्रिंसिपल बनते हैं वो सब उनके एक्सपीरियंस से बनते हैं, याद रखिएगा। यानी दो तरह से प्रिंसिपल बनते हैं, एक होता है एक्सपेरिमेंटल बेसिस, एक होता है एक्सपेरिमेंटल बेसिस, और एक होता है लेबोरेटरी में। तो लैब में जाके साइंस के प्रिंसिपल बनेंगे, H2O केमिकल रिएक्शन जाके लैब में करते रहो। कॉमर्स वाला लैब में क्या करेगा, कॉमर्स वाला का लैब में कोई काम नहीं, कॉमर्स वाला एक्सपीरियंस से बनाएगा, देखेगा कि ये पॉलिसी लगाए काम कर गया तो एक नियम बन गया और सब लोग उसको पालन करने लगे। तो मैनेजमेंट के जितने भी प्रिंसिपल है वो एक्सपीरियंस से बनते हैं, वो लेबोरेटरी में नहीं बनते। साइंस के प्रिंसिपल लेबोरेटरी में बनते हैं, याद रखिएगा इस चीज़ को। बोलता है वैज्ञानिक प्रबंध का प्रारंभ कब हुआ, वैज्ञानिक प्रबंध का जन्म कब हुआ है, कौन से साल में वैज्ञानिक प्रबंध का जन्म हुआ है, वैज्ञानिक प्रबंध किस साल में आया है। तो याद रखिएगा वैज्ञानिक प्रबंध का जन्म 1913 में हुआ था। कब हुआ था, 1913 में। वैज्ञानिक प्रबंध का जन्म 1913 में हुआ। आगे लिखता है प्रभावशील अधिकार हस्तांतरण के लिए उत्तरदायित्व के साथ होना अति आवश्यक है। अगर एक अच्छा डेलीगेशन माना जाएगा, एक अच्छा डेलीगेशन में क्या होता है, जब उत्तरदायित्व के साथ किसका आना चाहिए, अधिकार का आना चाहिए। यानी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी समझते हैं, अधिकार अंतरण का मतलब है उच्च अधिकारियों से निम्न अधिकारियों तक अपने अधिकारों को हस्तांतरण करना। अगर एक टॉप ऑफिसर अपने उत्तरदायित्वों को या अपने अधिकारों को अपने जूनियर को दे देता है तो उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं अधिकार हस्तांतरण, इफेक्टिव डेलीगेशन, या इसको डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बोलते हैं। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी जो है इज एसेंशियल टू बिकम, मतलब है कि जब भी अथॉरिटी डेलीगेट होगा तो उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डेलीगेट हो जाएगा। मतलब हम आपको अधिकार अगर देते हैं किसी काम को करने का तो उसका उत्तरदायित्व भी आप ही के पास आएगा। तो याद रखिएगा कि अधिकार का हस्तांतरण होता है, पूछा जा सकता है कि अधिकार का हस्तांतरण होता है, उत्तरदायित्व का नहीं। अधिकार हस्तांतरित करते उत्तरदायित्व तो अपने आप हस्तांतरित हो जाता है। यानी कभी भी उत्तरदायित्व का हस्तांतरण नहीं होता, अधिकार का हस्तांतरण होता है। उत्तरदायित्व तो अपने आप हस्तांतरित हो जाता है, इसलिए हस्तांतरण जो होगा अधिकार का होगा। अधिकार का हस्तांतरण हम लोग करते हैं, उत्तरदायित्व का नहीं। यही बात यहाँ लिखा है कि एक अच्छा डेलीगेशन वो होता है जहाँ अधिकार के साथ साथ उत्तरदायित्व का भी हस्तांतरण हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है। अच्छा, द इसेंस ऑफ मैनेजमेंट आप लोग पढ़े भी होंगे, किसको इसेंस ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं, ये सब फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, ये इसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन इज द इसेंस ऑफ मैनेजमेंट। पूछा जा सकता है 2 नंबर के क्वेश्चन में कि समन्वय जो है प्रबंध का सार है। तो याद रखिएगा बिल्कुल, कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा तो मैनेजमेंट होगा ही नहीं। कोऑर्डिनेशन का मतलब है मिलकर काम करना, सारे लोगों के बीच में म्यूचुअल रिलेशन, अच्छा रिलेशन रहना। तो अगर कोऑर्डिनेशन रहेगा, अगर समन्वय सारे प्रबंध के सारे लोगों के बीच में रहेगा तभी प्रबंध अच्छा कहलाएगा, इसलिए कोऑर्डिनेशन नेसेसरी है। आगे क्वेश्चन पूछा है प्लानिंग किसके लिए होता है, तो सब लोग जानते हैं प्लानिंग फ्यूचर के लिए होता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। प्रबंध के कितने स्तर होते हैं, प्रबंध के 3 स्तर होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। प्रबंध के 3 स्तर होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। एक अच्छी योजना क्या होती है, अच्छा प्लान किसको बोलेंगे, खर्चीली होती है, टाइम कंज्यूमिंग होती है, रिजिड होती है या फ्लेक्सिबल। तो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए एक अच्छी योजना, फ्लेक्सिबल। बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होना चाहिए बट थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। सेंट्रलाइजेशन क्या होता है, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, सेंट्रलाइजेशन के अंदर क्या होता है, देखिए पढ़िए। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है निर्णय लेने के प्रक्रिया को, फर्स्ट है निर्णय लेने में अधिकारों को सुरक्षित रखना, निर्णय लेने में अधिकारों का बिखराव करना, प्रभागों को लाभ केंद्र बनाना और नए केंद्रों अथवा शाखाओं को खोलना। तो ध्यान दीजिएगा, सेंट्रलाइजेशन का मीनिंग समझिएगा तो आप बता दीजिएगा। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है सारा डिसीजन लेने का पावर एक व्यक्ति के पास होता है, सारा निर्णय लेने का पावर किसके पास होता है, एक व्यक्ति के पास होता है। चलिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं उसको। जैसे मान लीजिए यहाँ एक ऑफिसर बैठा हुआ है, डायरेक्टर, और यहाँ पूरा टीम चल रहा है, काम कर रहा है। अब ये सारा, कहीं भी कोई व्यक्ति बैठा हुआ है जहाँ भी काम कर रहा है, वो सब डिसीजन खुद नहीं ले सकता, सारा डिसीजन डायरेक्टर ही लेगा। इसको बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण, यानी पूरा पावर एक आदमी के हाथ में है, उसको बोलते हैं केंद्रीकरण।
याद रखिएगा। जब कोई व्यक्ति निर्णय लेने का पावर अपने जूनियर को दे देता है तो उसको बोलते हैं विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन। तो सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है निर्णय लेने का पावर अपने पास रखना। जैसे अभी पॉलिटिकल पार्टी को देख लो, जितना राजनीतिक पार्टी है सब सेंट्रलाइजेशन रखना चाहता है, पार्टी पर मेरा कंट्रोल होगा, हम ही हेड हैं, सब कुछ हम हैं, हमारा ही परिवार का आदमी रहेगा, दूसरा परिवार का रहेगा, तोड़ देगा पार्टी। इसका मतलब देखिए यही बात सेट हो जाएगा। निर्णय लेने के अधिकारों को सुरक्षित रखना, वो बोलता है कि डिसीजन हम लेंगे। अब आज क्या होगा जेएमएम में, वो सिर्फ हेमंत सोरेन और शिबू सोरेन डिसीजन लेगा, दूसरा कोई डिसीजन नहीं ले सकता। क्यों? डरता है कि अगर हम दूसरे को निर्णय लेने का पावर दे देंगे तो हमी को होगा हटा देगा, जो कि कांग्रेस भी आज तक कर रही थी। तो यही है कि जो डिसीजन, निर्णय लेने के अधिकारों को सुरक्षित अगर रखा हुआ है, जैसे हमारे ट्यूशन में देखिए सब निर्णय हम अकेले ले सकते हैं, हम दूसरे को निर्णय लेने का पावर नहीं दिए हुए। तो इसका मतलब है हमने क्या किया, अपने ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन लगा रखा है कि हम सब अकेले डिसीजन लेंगे। लेकिन जैसे ही मेरा ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होगा, हमारे लिए संभव नहीं होगा हम डिसाइड कर पाए, तो उसके लिए हम लोग फिर क्या करेंगे, अपने ऑर्गेनाइजेशन को सेंट्रलाइजेशन की जगह डिसेंट्रलाइज कर देंगे, यानी कुछ निर्णय लेने का पावर जूनियर को दे देंगे, तुम भैया निर्णय ले सकते हो। तो अगर निर्णय लेने के पावर एक ही व्यक्ति के पास है तो उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण। 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है हेनरी फ्योल का जन्म कहाँ हुआ। तो सब लोग जानते हैं हेनरी फ्योल का जन्म कहाँ हुआ था, फ्रांस में। हेनरी फ्योल का जन्म कहाँ हुआ था, फ्रांस में हुआ था हेनरी फ्योल का जन्म। ठीक है, आगे बोलता है नियोजन में शामिल है, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, ऑल ऑफ दी। तो ऑल ऑफ दी प्लान का मतलब क्या होता है, प्लान का मतलब है ये सारे सवालों का जवाब, सारे सवालों का जवाब मतलब प्लान। अरे हम लोग घूमने जाते थे या मान लो नए साल में कहीं पिकनिक मनाने गए तो यही सब सवाल है, वही प्लान हो गया। अब देख लो सवाल का जवाब ढूंढ लो, प्लान हो गया। जैसे कहाँ जाना है, पहला सवाल, और सवाल का जवाब ढूंढ लिया तो प्लान बन गया कि भैया हम लोगों को बोध गया जाना है, प्लान बन गया। कैसे जाना है, सवाल का जवाब ढूंढ लिया, गाड़ी बुक करके जाना है, प्लान बन गया, हम लोग गाड़ी बुक करके बोध गया जाएंगे। क्या खाना है, कन्फ्यूजन है, कन्फर्म हो गया कि नहीं हम लोगों को चिकन खाना है भैया, तो प्लान बन गया। इसका मतलब है कि हम जो इस सवाल है क्या, कब, कैसे, इन सारे सवालों का जवाब ढूंढ लिए तो आपका प्लान बन गया। इसलिए सबका सब इसमें आ जाएगा। नीचे डेलीगेशन का मतलब क्या होता है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, अभी बता चुके हैं। डेलीगेशन का मतलब क्या है, टॉप लेवल से अच्छा दिखा है, डेलीगेशन कैन बी डन। डेलीगेशन किसका किया जा सकता है, यानी ऊपर से अधिकारी नीचे किसको हस्तांतरित कर सकता है, अधिकार को, उत्तरदायित्व को, या अकाउंटेबिलिटी को, जवाबदेही को, ये ऑल ऑफ दी। तो ध्यान दीजिएगा, एक ऑफिसर, टॉप लेवल ऑफिसर अपने काम के बोझ को कम करने के लिए, वर्कलोड को कम करने के लिए अपने कुछ अधिकारों को अपने जूनियर्स को दे देता है, उसी को बोलते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, अधिकार अंतरण। तो अगर टॉप लेवल ऑफिसर अपने वर्कलोड को कम करने के लिए, काम का बोझ कम करने के लिए अपने कुछ अधिकार नीचे दे देता है तो उसको बोलते हैं अधिकार अंतरण। तो बोलते हैं अंतरण किसका किया जा सकता है, तो अधिकार का, ये सब का अंतरण नहीं होता, ये अपने आप चले जाते हैं। इनका अंतरण यानी इनको डेलीगेट नहीं किया जाता, इनको ट्रांसफर नहीं किया जाता, ये अपने आप चले जाते हैं। तो इनका डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी नहीं होता है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की डेलीगेशन जब भी होगा किसका होगा, सिर्फ अथॉरिटी का। रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी अपने आप चला जाता है, उसको डेलीगेट करने का जरूरत नहीं है, यानी उसको अंतरण करने की जरूरत नहीं, उसको ट्रांसफ़र करने की जरूरत नहीं, वो अपने आप चला जाता है। आगे बोलता है स्टाफिंग इज़, स्टाफिंग क्या है, प्लान करना है, कंट्रोल करना है, निर्देशित करना है, या व्यक्तियों को कार्य पर लगाना है। स्टाफिंग के अंदर क्या करना चाहिए, प्लानिंग करना चाहिए, कंट्रोलिंग करना चाहिए, डायरेक्शन करना चाहिए, और अपॉइंट द पर्सन्स। तो व्यक्तियों को काम पर लगाना ही स्टाफिंग है, व्यक्तियों को काम पर लगाना, यानी हम व्यक्तियों को चुनेंगे और उनको काम पर लगाएंगे, यही स्टाफिंग के अंदर आता है। स्टाफिंग के अंदर है जो व्यक्ति चुना गया उसको काम पर लगाएंगे, यानी सही व्यक्ति को सही जगह पे लेकर जाएंगे, उसी को हम लोग स्टाफिंग के अंदर लेके रखेंगे। आगे क्वेश्चन है वैज्ञानिक प्रबंध में विश्लेषण है, वैज्ञानिक प्रबंध में कितना % विश्लेषण किया जाता है, यानी साइंटिफिक मैनेजमेंट में हम देखें तो कितना % हम लोग एनालिसिस करते हैं, तो 75% हम लोग एनालिसिस करते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट में। आगे लिखता है ऑर्गेनाइजेशन इज ऑटोमेटिकली फॉर्म्ड, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन अपने आप बन जाता है, सब जानते हैं अनौपचारिक ऑर्गेनाइजेशन अपने आप बन जाता है, अनौपचारिक संगठन को बनाया नहीं जाता, ये अपने आप बन जाता है। ये बनता है सामाजिक संबंधों के कारण, सोशल रिलेशन के कारण, पर्सनल रिलेशन के कारण जो ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है उसको बोलते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, और जो सिस्टमेटिक बनता है उसको बोलते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। आप लोग पढ़े भी होंगे, औपचारिक संगठन सिस्टम से बनता है, कानून से बनता है, लॉ होता है, उसके लिए नियम कानून होते हैं, और अनौपचारिक संगठन के लिए कोई नियम कानून होता है, ये पर्सनली बन जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ। 24 में बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा संगठन सोपान श्रृंखला का अनुकरण नहीं करता है, इसमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो सोपान श्रृंखला का अनुसरण नहीं करता, यानी सोपान श्रृंखला को नहीं मानता। आप लोग पढ़े होंगे जब
हेनरी फ्यूल का 14 सिद्धांत, उसमें से एक सिद्धांत था सोपान श्रृंखला। हेनरी फ्यूल के 14 सिद्धांत में से एक सिद्धांत था सोपान श्रृंखला। तो इसमें कौन ऐसा संगठन है जो सोपान श्रृंखला का पालन नहीं करता है? तो अनौपचारिक संगठन ही बनता ही उल्टा पलटा है। ये सोपान श्रृंखला कोई श्रृंखला पालन नहीं करेगा। आगे बोलता है निम्नलिखित में से कौन अंतरण का तत्व नहीं, इसमें से कौन किसको ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है, यानी कौन ऐसा है जिसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते या जो डेलीगेशन के अंदर नहीं आता। तो डेलीगेशन अकाउंटेबिलिटी का हो सकता है, अथॉरिटी का हो सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का हो सकता है। संगठन डेलीगेट नहीं होता है, इसलिए संगठन यहाँ पे गलत हो जाएगा। छब्बीस नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? निम्न में से किसके लिए अधिकार का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता? कौन सा ऐसा काम है जिसके लिए हम किसी दूसरे व्यक्ति को अपना पावर नहीं दे सकते हैं? तो सब लोग जानते हैं सेक्रेट वर्क के लिए, हमारा कोई छिपा हुआ वर्क है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, उसको हम दूसरे को नहीं दे सकते। बाकी रूटीन वर्क ये सब तो हम किसी को भी दे सकते हैं, किसी से काम करवा सकते हैं। पॉलिसी डिटर्मिनेशन इज अ वर्क ऑफ, पॉलिसी कौन डिटरमाइन करेगा? तो हाई लेवल मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसाइड करेगा पॉलिसी। आपके व्यवसाय की नीति टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसाइड करेगा। बोलता है संगठन के जीवन में भर्ती, यानी वर्कर्स आपको एक ही बार लाना होगा या बार बार लाना होगा? तो बोलता है कि बार बार कंटिन्यूअस। अगर आप कोई बिजनेस चला रहे हैं तो आपको स्टाफ ऐसा नहीं कि एक बार लाया और जीवन भर आपके साथ रहेगा, ऐसा नहीं। कौन छोड़ के कब चल जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं। तो आपको हमेशा सालों भर जीवन भर स्टाफिंग करते रहना पड़ेगा। यानी कोई आदमी आएगा ट्रेनिंग लेगा चला जाएगा, आएगा ट्रेनिंग लेगा चला जाएगा। आपको हमेशा अपने वर्कर्स को अपॉइंट करके रखना पड़ेगा, ये चीज़ है। नीचे विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, इसमें से कौन ऐसा है जो प्लानिंग का लिमिटेशन नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा, बाकी ये लिमिटेशंस कौन सा नहीं है ये पूछ रहा है। तो पहला है अनसर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर कंडीशंस, ये तो है लिमिटेशन। हेल्पफुल इन इफेक्टिव कंट्रोलिंग, ये भी है, ये नहीं है। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, ये नियोजन की सीमा नहीं है, ये अच्छा चीज़ है। बोलता है लैक ऑफ रिक्वायर्ड, ये सीमा नहीं पूछ रहा है जबकि सीमा है, इसीलिए लिखा है कि इसमें से नियोजन की कौन सी सीमा नहीं है। तो याद रखिएगा ये हमारा सीमा नहीं है, बाकी ये सारी सीमाएं हैं नियोजन की। कर्मचारियों में विकास सम्मिलित है, बताइए। डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय इन्वॉल्व्स, अगर एम्प्लॉय डेवलपमेंट की बात करेंगे तो एम्प्लॉय के डेवलपमेंट में क्या क्या इन्वॉल्व है, क्या क्या किया जाता है एम्प्लॉय को डेवलप करने के लिए? एम्प्लॉय को डेवलप करने के लिए प्रमोशन फैसिलिटी है, ट्रांसफ़र फैसिलिटी है, ट्रेनिंग फैसिलिटी है। तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। एम्प्लॉय को डेवलप करने के लिए हम लोग सारा काम करते हैं। आगे लिखा व्हाट इज़ नेसेसरी फॉर इफेक्टिव डेलीगेशन, एक अच्छा डेलीगेशन होने के लिए क्या ज़रूरी है? तो एक अच्छा डेलीगेशन होने के लिए ज़रूरी है फैसिलिटी टू कॉन्टैक्ट, एटमॉस्फेयर ऑफ कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन, क्लियर एक्सप्लेनेशन ऑफ अथॉरिटी। तो एक अच्छा डेलीगेशन वो होता है जहाँ पे साफ साफ डेलीगेशन में क्लियर डिफाइंड रहता है अथॉरिटी का, क्या अधिकारों का स्पष्टीकरण होता है, क्लियर डिफाइन किया रहता है। अगर अधिकार को स्पष्ट तरह से स्पष्टीकरण किया गया है तो ये एक अच्छे डेलीगेशन का पहचान है। बोलता है मानव संसाधन प्रबंध में सम्मिलित है, तो सब ना हो जाएगा। मानव संसाधन प्रबंध में रिक्रूटमेंट भी, सिलेक्शन भी, ट्रेनिंग भी। आगे बोलता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नोट, प्रबंध के सिद्धांत क्या नहीं है? यूनिवर्सल नहीं है, फ्लेक्सिबल नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है और बिहेवियर नहीं। तो मैनेजमेंट के सिद्धांत जो हैं वो एब्सोल्यूट नहीं है, संपूर्ण नहीं है। मैनेजमेंट के सिद्धांत जो होते हैं वो एब्सोल्यूट नहीं हैं। आप सोचिएगा कि यही प्रिंसिपल सब कुछ है, सब सिद्धांत संपूर्ण है, अब इससे ज़्यादा नहीं चाहिए, गलत बात है। समय बीतेगा, प्रिंसिपल चेंज होते चले जाएंगे। तो बोलता है मैनेजमेंट का प्रिंसिपल जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है। 34 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि मेथड ऑफ ट्रेनिंग आर, ट्रेनिंग में कौन सा इसमें मेथड नहीं है? तो ध्यान दीजिए, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग है, जॉब रोटेशन ट्रेनिंग है, मतलब ऑल ऑफ दीज सारे ट्रेनिंग के एक मेथड है। कर्मचारियों का प्रशिक्षण क्या है? नेसेसरी है, नेसेसरी, कंपलसरी। तो कर्मचारियों का प्रशिक्षण नेसेसरी बोल सकते हैं, कंपलसरी तो नहीं बोल सकते, क्योंकि कहीं कानून में नहीं लिखा है कि ट्रेनिंग देना ही देना है, लेकिन अगर देंगे तो आपको फ़ायदा होगा। तो याद रखिएगा ट्रेनिंग जो है एम्प्लॉय का वो नेसेसरी है, अगर करवाएंगे तो आपको फ़ायदा होगा। कंपलसरी नहीं है कि एकदम कराना ही कराना, ऐसा नहीं है। आगे किसी व्यक्ति का उच्च अधिकार के पद पर हस्तांतरण करना, अगर कोई व्यक्ति को जहां वो काम कर रहा है उससे ऊपर वाले अधिकार वाला जगह पे भेजना है, जैसे यहाँ सुपरवाइजर है उसको मैनेजर बना दिए, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको प्रमोशन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? प्रमोशन बोलते हैं। आगे बोलता है नियुक्तिकरण इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, नियुक्तिकरण कहाँ पे होता है? तो स्टाफिंग किसकी जिम्मेवारी है? स्टाफिंग क्या लोअर लेवल का जिम्मेवारी, मिडिल का या टॉप का? तो बोलता है सबका, सबको अपना स्टाफिंग करना। बताइए टॉप लेवल अपने यहाँ का स्टाफिंग करेगा, यानी टॉप मिडिल का करेगा, मिडिल लोअर का करेगा, लोअर आदमी लाएगा, वर्कर लाएगा, तो सब में होता है।
ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट इज़, डेवलपमेंट करने का मतलब क्या होता है, हम अपने वर्कर के डेवलपमेंट के पीछे क्यों ध्यान देते हैं, उसका पर्पस क्या है। तो डेवलपमेंट का मतलब इंक्रीज इन कैपेसिटी बिल्कुल, बेटर परफॉर्मेंस बिल्कुल, अपॉर्चुनिटी टू प्रमोशन बिल्कुल। तो ये हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, यानी हम लोग डेवलपमेंट की अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, सारा का सारा इसमें सही है। चलिए बोल रहा है कुंट और ओडोनिल के अनुसार संगठन प्रक्रिया में कितने कदम हैं। कुंट एवं ओडोनिल के अनुसार संगठन प्रक्रिया में कितने कदम हैं। तो कुंट एवं ओडोनिल के अनुसार ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस के 7 स्टेप होते हैं, 7 स्टेप याद रखिएगा, 7 स्टेप्स होते हैं। और लिखा है नियोजन प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या है। आप लोग जानते हैं प्लानिंग प्रोसेस जब पढ़े होंगे तो प्लानिंग प्रोसेस में सबसे लास्ट में फॉलोअप करते हैं हम लोग। प्लान तो बना दिए तो प्लान को फॉलोअप करेंगे ना कि प्लान सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो ये फॉलोअप सबसे लास्ट प्रोसेस है प्लानिंग का। और दोस्तों इसी तरह से हम लोग 2 सेट और करके जाएंगे, 2 सेट और कंप्लीट कर लेंगे तो 120 क्वेश्चन, कोशिश करना है कि 160 क्वेश्चन आज दिन भर में देख लेंगे और 160 क्वेश्चन आपको देंगे। और शाम में एक रैपिड मतलब महा मैराथन क्लास होगा जिसमें पूरा का पूरा पुक, जिसको हम लोग बोलते हैं चैप्टर 1 से लेके मैनेजमेंट से लेके और चैप्टर लास्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन तक पूरा का पूरा सिलेबस डिस्कस कर दिया जाएगा। थोड़ा वीडियो लंबा जाएगा लेकिन कोशिश करेंगे कि बहुत ब्रीफली हम लोग वो टॉपिक टच कर जाए जहाँ से क्वेश्चन आने का चांस है। आप सुनेंगे आपको फ़ायदा होगा, आप सुन के जाएंगे आपको फ़ायदा होगा, उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। तो हम लोग बहुत मतलब शॉर्ट में लेकिन ब्रीफली हम लोग एक्सप्लेन करते चले जाएंगे, बहुत सारे चीज़ कंटेंट को समझाते चले जाएंगे तो आसानी से आपको फ़ायदा होगा। एक एक चीज़ के बारे में आप समझ पाएंगे। तो चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो जुड़े रहिए, शाम में आपके पास वो वीडियो पहुंच जाएगा।